हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद इदरीस खान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे यूट्यूब चैनल पर उन्हीं सभी टॉपिकों को डिस्कस किया जाता है जिनसे एग्ज़ामों में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों, होता यह है कि जब एग्ज़ामों में उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कन्फ्यूजन की वजह से या जो उस टॉपिक को आसान भाषा में नहीं समझ आने की वजह से उसके क्वेश्चन हमारे जो है गलत हो जाते हैं। तो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर जो वीडियो आते हैं उसका मकसद यही है कि आपके जो उस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं तो उनको अब जो है उसको इस तरीके से आपको समझाया जाए, ट्रिक के माध्यम से समझाया जाए या आसान भाषा में आपको उसका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया जाए, जिससे आपके एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन गलत ना हो। तो दोस्तों, इसी के क्रम में जो है बहुत सारे वीडियो जो हमारे चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, जिनको बहुत ही ज़्यादा आसान भाषा में और ट्रिक के माध्यम से समझाया गया है। तो इसी के क्रम में दोस्तों, कई सारे दोस्तों के जो है मैसेजों के बाद जो है इस टॉपिक को डिस्कस किया जा रहा है, जो कि है अलाउद्दीन खिलजी से कई सारे एग्ज़ामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके जो प्रमुख अध्यादेश है उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों, इसके जो अभियान हुए हैं, जो उत्तर भारत के और दक्षिण भारत के अभियान, उससे भी कई सारे एग्ज़ामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि NTUGC नेट के अंदर इन अभियानों के क्रोनोलॉजी तक को पूछा गया है। तो दोस्तों, मुझे लगता है आज के जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो को जो है अंत तक ज़रूर देखें, जिससे आपका जो भी डाउट है, जो भी कन्फ्यूजन है, आपका बिल्कुल आसान भाषा में और ट्रिक के माध्यम से आपको इसमें क्लियर करवाया जाएगा। तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है, बस आपको जो है इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और अंत तक इसको देखना है। और बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही आसान भाषा में ये पूरे टॉपिक को हम समझने वाले हैं। तो बिना समय गवाए हम जो चलते हैं हमारी स्लाइड के ऊपर, जहाँ हम इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं। आप जैसे कि स्लाइड के ऊपर लिखा हुआ है अलाउद्दीन खिलजी के जो है अध्यादेश और उसके प्रमुख अभियान। तो दोस्तों, बिल्कुल आज जो है हम इस वीडियो के माध्यम से ये दोनों टॉपिकों को बहुत ही आसान भाषा में और ट्रिक के माध्यम से इसको हम बिल्कुल समझने वाले हैं, जिससे आपके जो भी डाउट है, जो भी कन्फ्यूजन है, वो बहुत ज़्यादा आसान भाषा में आपके क्लियर करवाने वाले हैं। मुझे नहीं लगता आज के वीडियो देखने के बाद आपका इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका गलत होगा। तो बस आपको जो है इस वीडियो में बने रहना है अंत तक, जिससे आपके पूरे डाउट को जो है बहुत आसान भाषा में आपको बिल्कुल क्लियर करवाया जाएगा। तो चलते हैं हमारी अगली स्लाइड के ऊपर। तो दोस्तों, यहाँ पे जो हमने ये पिक लगाई है ये अलाउद्दीन खिलजी की है, जिससे आपको माइंड के अंदर थीम बनाना है कि अगर कहीं से अगर कुछ भी अगर आपको अगर क्वेश्चन आए तो ये सारी चीज़ें देख के माइंड में थीम के माध्यम से आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाए, तो ये सारी चीज़ें भी लगाना ज़रूरी होती है। तो आप देख सकते हो अलाउद्दीन खिलजी की पिक है और यहाँ पे लिखा भी गया है कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी 1295 के जो है इसकी डेट लिखी हुई है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आप समझ सकते हो दोस्तों, ये जो है अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य है। अगर आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य किस तरीके से और किस तरीके से फैला गया था और कहाँ से किस तरीके से था, दोस्तों आप देख सकते हो कि उसके जो अभियान है, यहाँ पे जो पांड्य राज्य है, यहाँ तक अलाउद्दीन खिलजी के अभियान हुए हैं। तो आप को जो है इस स्लाइड के माध्यम से हमको जो है इसका डिस्कस करेंगे कि 1311 के अंदर जो उसका अभियान हुआ था, पांड्य राज्य में हुआ था, इधर गुजरात में हुआ था, इधर जैसलमेर में भी हुआ था, यहाँ दिल्ली में जो है उसका शासन था। तो यहीं से जैसलमेर, गुजरात, सिवाना, जालोर, इसके अलावा जो है मालवा, ये भी उसका हिस्से में था, तेलंगाना, इसके अलावा देवगिरी और होयसल। तो दोस्तों, इस तरीके से जो है पूरे राज्य के ऊपर उसके आक्रमण हुए थे और यहाँ से जो है इसके ने अभियान किए थे। तो पहले तो दोस्तों उसने उत्तर भारत को जीता था, फिर उसके बाद जो है उसने लगातार 1307 के बाद से लेकर 1311 तक जो है ये दक्षिण भारत को जो है जीता था। तो दोस्तों, दक्षिण भारत के अंदर जो समुद्रगुप्त की जो नीति थी उसी का उसने अनुसरण किया। यहाँ से बस उसने जो है अपना कर लिया, उससे कोई बाकी का उसने कोई मतलब नहीं रखा। उसने जो बस आम खाने से मतलब रखा और बाकी की चीज़ उससे गुठलियों से कोई मतलब नहीं रखा। कहने का मतलब ये उसने यहाँ पे जो है प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित नहीं किया, बस इन लोगों से जो है कर वसूली की, इनसे धन लिया, बाकी का इनके ऊपर कोई भी ज़्यादा मतलब इन्होंने इसके ऊपर प्रेशर नहीं डाला, इनको इनके राज्य में अपना शासन चलाने दिया और बाकी का कोई मतलब नहीं रखा। बाकी यहाँ पे जो उत्तर भारत का जो अभियान किया, यहाँ पे जो है इसने साम्राज्य को जो विस्तार किया, यहाँ पे इसने पूरे साम्राज्य को यहाँ पे फैलाया।
तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जो है उसने अपने इतिहास के माध्यम से ये सारी चीज़ें समझी, फिर उसी के बाद जो है ये सारी चीज़ों को उसने अप्लाई किया। इसी के उल्टे जो होता क्या है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है दक्षिण भारत का अभियान तो वो भी करता है, मगर वो क्या करता है, इन सबको प्रत्यक्ष नियंत्रण में लाने के चक्कर में ये पूरे साम्राज्य को वो जो पूरा गड़बड़ कर देता है। तो कहने का मतलब वो जो है अपनी राजधानी भी इधर लेके आ जाता है, तो जगह 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 जो है उसके विद्रोह फैल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें अलाउद्दीन खिलजी के समय देखने को नहीं मिलती, क्योंकि उसने यहाँ पे प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित नहीं किया था। उसने बस यहाँ के लोगों से, यहाँ के शासकों से कर लिया, और पूरा जो अपना नियंत्रण जो स्थापित किया उसने उत्तर भारत में किया। तो यहाँ से जो उसने मंगोलों से भी बहुत ज़्यादा रक्षा की है। तो ये सारी चीज़ें जो है उसके जो है साम्राज्यवादी नीति का हिस्सा था। तो ये सारी चीज़ें हम जो आज के इस टॉपिक के माध्यम से जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हम चलते हैं हमारी अगली स्लाइड के ऊपर। तो दोस्तों सबसे पहले हम जो है अलाउद्दीन खिलजी के जो प्रमुख अध्यादेश थे, जो अपने शासन को सुचारू रूप से उसने जो स्थायित्व प्रदान किया, उसके लिए जो उसने किस किस तरीके से कौन कौन से अध्यादेश पास किए, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। और इसको हमको किस तरीके से समझना है ये भी हम थोड़ा सा हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इसको हम समझेंगे। तो हम पहला अध्यादेश समझते हैं। पहला अध्यादेश क्या था दोस्तों? तो इसमें जो है व्यक्तिगत संपत्ति पर आघात किया गया था। तो कहने का मतलब ये कि अलाउद्दीन खिलजी से पहले जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, बलबन था, इल्तुतमिश था, और बाकी के जितने भी जो भी लोग थे, उन सभी शासकों ने जो है दान भूमि और वक्फ भूमि और यहाँ तक कि इनाम भूमि और उपहार के रूप में बहुत सारी ज़मीनों का जो है आवंटन राज्य की तरफ से कर रखा था। तो दोस्तों जैसे अलाउद्दीन खिलजी जब शासक बनता है, तो ये क्या करता है कि ये अपनी साम्राज्यवादी नीति को सफल बनाने के लिए बहुत सारी सेना का गठन करता है। तो दोस्तों बहुत सारी सेना को जब गठन करता है, तो आप सभी को पता है कि इतनी सारी सेना को जब इन्होंने गठन किया है, तो इनको सैलरी भी देना है। तो दोस्तों सैलरी देने के लिए अब राज्य को आय की ज़रूरत पड़ेगी, और आय के लिए जो इन्होंने पहले से एडवांस में जो ज़मीनों को बांट रखा है पहले वाले सुल्तानों। तो ये क्या करता है, जितने भी अमीर लोगों को जितने भी वक्फ की भूमि, इनाम भूमि, इदरत भूमि, या जितने भी तरह की जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती है, इन सारी भूमि को जो है ये छुड़ा लेता है, और छुड़ा के जो है इन सारी भूमि को खालसा भूमि में मतलब परिवर्तित कर देता है, राज की भूमि में। अब राज की भूमि में जब परिवर्तित कर देता है दोस्तों, तो आप समझ सकते हो, जब राज की भूमि हो जाएगी तो इससे जो राजस्व की जो वसूली होगी, इसको वो सेना के ऊपर खर्च करेगा। तो दोस्तों राज की आय बढ़ाने के लिए इसने खालसा भूमि में जो पूरी ज़मीनों को लेके और उसमें खालसा भूमि में बदल दिया, और जिससे जो आय का जो इसने साधन स्थापित किया, जिससे राजस्व की वसूली होती थी, उससे उसने सेना को जो है भरण पोषण किया। इस तरीके से इसने पहला जो अपना काम किया वो व्यक्तिगत संपत्ति पर आघात किया। इसके बाद दोस्तों दूसरा क्या होता है, साम्राज्य में जो है गुप्तचरों की जो है जाल बिछा दिया। तो मतलब गुप्तचरों की जो यहाँ पे नियुक्ति की। बरीद, ये बरीद है दोस्तों, फरीद नहीं है, बरीद और मुनियान, तो ये दो तरह के जो है गुप्तचरों की इसने नियुक्ति की। तो साम्राज्य के अंदर इसने गुप्तचरों की नियुक्ति की, और जो है किसी भी तरह का कोई भी अगर यहाँ पे अगर विद्रोह हो रहा है, और किसी भी तरह की कोई जालसाजी या किसी भी तरह का षड्यंत्र हो रहा है, उन सारी चीज़ों के जो है पता करने के लिए इसने गुप्तचरों की नियुक्ति की। अब इसके बाद तीसरा इसने क्या किया दोस्तों, शराब और भांग और पासा और जुआ, इन सारी चीज़ों पर इसने प्रतिबंध लगा दिया। तो दोस्तों जो साम्राज्य के अंदर ये सारी चीज़ें जो चल रही थी, कहने का मतलब ये है कि उसका मानना ये था जो शराब भांग वगैरह ये सारी चीज़ें थी, इसी के माध्यम से जो यहाँ पे जो है षड्यंत्र सारी चीज़ें चलती थी। तो दोस्तों और ये विद्रोह के कारण बनते थे। तो जब इसने ये सारी चीज़ें बंद कर दी, तो इसके बाद उसको जो है विद्रोह वगैरह ये सारी चीज़ें देखने को नहीं मिली। तो इसलिए इसने ये सारी चीज़ों को बंद कर दिया, और इसका जो है प्रतिबंध लगाना उसका जो है राजनीतिक कारण था। इसके बाद इसने और चौथा अध्यादेश क्या जो है लागू किया, सरदारों के जो सामाजिक सामोरे और जो इनकी पार्टियां थी, दावतें उड़ाते थे, खाते थे, वो सारी चीज़ों को बंद कर दिया। और दोस्तों इसी के माध्यम से इसने जो अमीर वर्ग थे, जो आपस में अपने रिश्ते बना लिया करते थे, वैवाहिक संबंध बना लिया करते थे कि भाई तेरी लड़की मेरा लड़का, इस तरीके से जो अपना पर्सनल रिलेशन डेवलप करते थे, ये सारी चीज़ों को जो इसने प्रतिबंध कर दिया। कहने का मतलब है अगर आपको कोई रिश्ता नाता है या कोई सा अपना रिलेशन अगर क्रिएट करना है, किसी तरीके का कोई रिश्तेदारी करना है, तो पहले मुझसे आके परमिशन लेना होगा, उसी के बाद आप जो है इसकी रिलेशन को आप बढ़ा सकते हो। कहने का मतलब आप अपनी मर्जी से कोई भी अमीर अपने अमीर को जो ब्याही समधी वगैरह इस तरीके से नहीं बन सकते आप।
किसी भी तरीके की रिश्तेदारी अगर आपको करना है तो पहले आके मुझसे राय लो, मुझसे परमिशन लो, तभी जाके आपको ये सारी चीज़ें आपकी होगी। तो दोस्तों इस तरीके से दोस्तों इसने 4 जो है अध्यादेश पास किए। इसी के द्वारा जो है शासन को बहुत ही ज़्यादा सुचारू रूप से इसने चलाया। तो दोस्तों हमने 4 अध्यादेश के बारे में तो चर्चा कर ली है, मगर अब इसको किस तरीके से याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। क्योंकि एग्ज़ामों में होता क्या है कि इसकी क्रोनोलॉजी पूछी जाती है कि पहला अध्यादेश कौन सा है, दूसरा कैसा है। तो ये पूछा जाता है और कभी कभी ये पूछा जाता है कि चारों अध्यादेश को जो क्रम में सजाओ, पहला दूसरा तीसरा चौथा, इस तरीके से। तो दोस्तों जब ये पूछा जाता है तो कन्फ्यूजन की वजह से हमसे ये क्वेश्चन नहीं बन पाता है। वैसे सिंगल सिंगल चीज़ें तो हमको पता है कि भाई शराब कब बंद किया है इन्होंने, सामाजिक शराब भी बंद किया, और इसके अलावा गुप्तचरों की नियुक्ति की, व्यक्तिगत संपत्ति, मगर इनको क्रोनोलॉजी में ज़माने में जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मुझे लगता है दोस्तों अब हम जो जिस तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, इसके बाद आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, आपको बस ये व्यक्तिगत संपत्ति वाला याद रखना है कि पहला अध्यादेश होता क्या है, व्यक्तिगत संपत्ति को जो है इसको आघात पहुंचाया जाता है, मतलब छुड़ा लिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो हम ये एक अमीर होता है, अब ये अमीर जो होता है इसकी एक संपत्ति होती है, कहने का मतलब इसका एक कोई ज़मीन का टुकड़ा था। तो दोस्तों जैसे ही शासक जो है क्या करेगा, इसकी ज़मीन का ये टुकड़ा छुड़ा लेगा। तो दोस्तों जैसे ही ये ज़मीन का टुकड़ा छुड़ाएगा शासक, तो ये जो अमीर जो है अब ये थोड़ा गुस्से में रहेगा या षड्यंत्र रचेगा, इस तरीके की मतलब क्या हरकत करेगा। तो शासक को ये तो पता है कि मैंने इसकी ज़मीन का टुकड़ा छुड़ा लिया है, तो शासक अब इसकी क्या एक्टिविटी है, क्या हरकत है, इसको किस तरीके से पता करना है। तो इसका पता करने के लिए क्या करेगा दोस्तों, अब शासक ने ज़मीन का टुकड़ा इससे छुड़ा लिया है। अब छुड़ाने के बाद अब ये क्या एक्टिविटी, क्या रिएक्शन करेगा, इसको पता करने के लिए इसके पीछे जासूस लगाएगा। तो दोस्तों इसके पीछे जब जासूस लगाएगा तो जासूस अब इसको ढूंढने जाएगा। तो ये ढूंढता ढूंढता जासूस अब इसके घर जाएगा, तो घर तो नहीं मिल पाएगा। तो ये कहाँ जाएगा, तो देखेगा कि यार ये घर नहीं है, तो कहाँ गया होगा, तो ये कहीं शराब वराब पीने, कहीं मतलब यहाँ पे जुआ वुआ खेलने, इस तरह की कोई मतलब काम करने तो नहीं गया। तो वो जाके ये देखता है कि ये लोग तो शराब वगैरह पी रहे हैं और शराब के साथ साथ क्या कर रहे हैं, पार्टी भी कर रहे हैं। तो ये पहले तो शराब पी रहे हैं और उसके बाद पार्टियां कर रहे हैं। तो ये चीज़ें कौन आके देख रहा है, ये गुप्तचर आके देख रहा है। तो कहने का मतलब ये होता क्या है दोस्तों, पहले ये अमीर से ज़मीन का टुकड़ा छुड़ाया। अब ये ज़मीन का टुकड़ा छुड़ाया तो ये इसका जो है रिएक्शन क्या निकल रहा, क्या आ रहा है, इसका पता लगाने के लिए इसने इसके पीछे जासूस लगाया, कि शासक ने मतलब इसके पीछे जासूस लगा दिया कि ये क्या करते हैं। अब तो जब शासक का जो जासूस है, अब जासूस लगा दिया, अब जासूस लगाने के बाद जो है ये क्या देख रहा है आके, कि ये लोग शराब पी रहे हैं, और शराब पीने के साथ साथ ये शराब जो है आपस में रिश्तेदारियाँ चला रहे हैं और जो है पार्टियाँ कर रहे हैं, कहने का मतलब सामाजिक समारोह चला रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें जो चारों चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट है। तो आपको समझ में आ गया, पहले ज़मीन का टुकड़ा छुड़ाया, फिर उनके पीछे जासूस लगा दिया, फिर वो जासूस जाके देखता है कि ये लोग शराब पी रहे हैं और शराब पीने के साथ साथ ये जो है पार्टी कर रहे हैं, कहने का मतलब है समारोह बना रहे हैं, समारोह जैसा कोई प्रोग्राम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को जब देखता है तो इन सारी चीज़ों को जो है प्रतिबंध कर दिया जाता है। तो दोनों चीज़ों को जो है शासक जो सुल्तान होता है वो प्रतिबंध कर दे, कहने का मतलब ये सारी चीज़ें नहीं करोगे तो आप जो है षड्यंत्र नहीं रचोगे। तो इस तरीके की चीज़ें, ये चारों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों मुझे लगता है ये चीज़ें अब आपको कभी भी आपके दिमाग से नहीं निकलेगी, आपको बहुत ही आसान भाषा में आपको ये समझा दिया है। अब इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं अलाउद्दीन खिलजी के जो प्रमुख अभियान थे, किस तरीके से इन्होंने अभियान को जो है चलाया था, उत्तर भारत में किस तरीके से किया और दक्षिण भारत में किस तरीके से किया, इसको हम अब आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों इसके जो प्रमुख अभियान है, तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है अलाउद्दीन खिलजी जो है 1296 के अंदर जो है शासक बनता है। कहने का मतलब ये है 1296 से पहले जो इसके जो ससुर थे, कहने का मतलब इसके जो बड़े पापा भी लगते थे और ससुर भी थे, तो जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे उसकी हत्या करके 1296 में अलाउद्दीन खिलजी जो है शासक बनता है। अब शासक बनने के बाद ही होता क्या है कि ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय पे भी देवगिरी का अभियान किया था इन्होंने, और इसके अलावा जो है कड़ा मानिकपुर का भी अभियान किया था। इस तरीके की ये सारी चीज़ें इन्होंने की थी। मगर होता क्या है कि जब 1296 में जब शासक बनता है तो शासक बनने के बाद सबसे पहला आक्रमण
जो है गुजरात के ऊपर किया जाता है। तो दोस्तों गुजरात के ऊपर आक्रमण तो किया जाता है, मगर गुजरात के ऊपर आक्रमण करने का सबसे महत्वपूर्ण कारण ये होता है कि गुजरात के अंदर जो है बाहर से विदेशों से जो घोड़े आते थे, तो घोड़ों को जो है प्राप्त करना था और घोड़ों को प्राप्त करके अपनी सेना को मजबूत बनाना था। तो इन सारी चीज़ों की वजह से जो गुजरात के ऊपर आक्रमण किया जाता है। तो दोस्तों किस तरीके से आक्रमण किया जाता है, तो ये चीज़ें हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि गुजरात का अभियान जो है 1298 ईस्वी के किया जाता है। और यह अभियान जो है दोस्तों, इसके दो प्रमुख सेनापति होते हैं, उलुग खान और नुसरत खान। तो यहाँ पे मैं बता दूँ आपको कि उलुग खान और नुसरत खान जो सेनापति थे, इसके इनकी जो ड्यूटी लगा रखी थी, इन्होंने उत्तर भारत के जितने भी जो अभियान होते थे, जो मतलब शासकों के खिलाफ जो अभियान होते थे, उनका जो जिम्मेदारी थी उलुग खान और नुसरत खां की थी। और जो मंगोलों के खिलाफ अगर कहीं आक्रमण करना है तो उसकी थी जफ़र खां की। और इसके अलावा दक्षिण भारत की अगर आक्रमण अगर करना है तो उसके लिए इन्होंने जो है फिक्स कर रखा था, वो था मलिक काफूर। तो मलिक काफूर जो है इसी अभियान पे इनको मिलेगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों सभी जो है सेनापतियों को जो है इन्होंने बांट रखा था कि कौन सा सेनापति किस तरफ जो है आक्रमण करेगा। तो इसके लिए हम देखते हैं कि सबसे पहले जो इन्होंने उलुग खान और नुसरत खान को वहाँ पे भेजा कि जाओ गुजरात के ऊपर आक्रमण करो, और वहाँ पे जो है घोड़े वगैरह ये मिलते हैं वो मेरे लिए लेकर आओ और वहाँ पे जो है आक्रमण करो। तो दोस्तों मार्ग में जब ये जैसे ही जाते हैं, तो कहने का मतलब ये, जब ये दिल्ली से निकलते हैं गुजरात के ऊपर आक्रमण करने के लिए, तो इनको रास्ते में जैसलमेर मिल जाता है। तो जैसलमेर को भी ये जीत लेते हैं। अब जैसलमेर को तो ये जीत लेते हैं, मगर दोस्तों होता ये है कि जैसलमेर का जो आक्रमण का जो विजय किया है, उसका जो साक्ष्य है, जिसके बारे में जानकारी मिलती है, उसका एकमात्र स्रोत है तारीख मासूमी। जो तारीख मासूमी के अंदर ही जो इसी विजय का एकमात्र जो है इसका साक्ष्य प्रस्तुत होता है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि जैसलमेर विजय का जो है उल्लेख किसके अंदर मिलता है, और 4 ऑप्शन दे दे जिसमें एक ऑप्शन आपका तारीख मासूमी हो, तो उसका राइट आंसर यही होगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये टीजीटी पीजीटी एग्जाम में जो इससे क्वेश्चन पूछा गया है। और कई सारी बुक के अंदर ये सारी चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेगी, जैसलमेर अभियान के बारे में कोई नहीं बताएगा। तो दोस्तों जब गुजरात अभियान किया जाता है, उसी के बीच में जो है जैसलमेर का अभियान किया जाता है, मतलब निकल के जाते हैं और जैसलमेर के जीतते हुए चले जाते हैं। अब इसके बाद होता क्या है, जब ये गुजरात पर आक्रमण करते हैं, और गुजरात पर आक्रमण करने का महत्वपूर्ण कारण क्या होता है, अच्छे घोड़े की प्राप्ति। तो इनको जो है सेना बनानी थी, तो उसका घोड़ा प्राप्त करना था। तो कहाँ का घोड़ा लेके आना था इनको, गुजरात का घोड़ा लेके आना था। अब इस अभियान के समय जो यहाँ का शासक कौन था, कर्णदेव द्वितीय, जिसको कर्णदेव वाघेला भी बोला जाता है, मतलब कर्ण वाघेला भी बोला जाता था। तो ये जो शासक थे गुजरात के, तो दोस्तों इनको पराजित कर दिया जाता है। और इनकी पत्नी थी कमला देवी। इनकी कमला देवी को तो जो है इन्होंने, जो नुसरत खां थे, इन्होंने इनको पकड़ लिया था। और पुत्री का नाम था देवल देवी। और देवल देवी और जो है कर्णदेव, ये दोनों कहाँ चले जाते हैं दोस्तों, जो जैसे कि इन्होंने जो आक्रमण किया था देवगिरी के ऊपर, तो देवगिरी का शासक था रामचंद्र देव। तो वहाँ पे जाके जो है कमला देवी और कर्णदेव दोनों, ये देवल देवी और कर्णदेव मतलब पिता और पुत्री दोनों कहाँ चले जाते हैं, देवगिरी के शासक के यहाँ दक्षिण भारत में चले जाते हैं। वहाँ पे जाके ये अपनी शरण ले लेते हैं। और दोस्तों यहाँ पे जो है अब इन्होंने गुजरात को तो अपने अंडर कर लिया, और गुजरात से, और जब ये इन्होंने कमला देवी को पकड़ लिया, और कमला देवी को जो है ले जाके अलाउद्दीन खिलजी को दे देते हैं। और अलाउद्दीन खिलजी जो इससे विवाह कर लेते हैं, जिसके बारे में जैसे कि आगे लिखा हुआ है। और जो है यहीं से जो है इसी अभियान से जो है दोस्तों 1000 दिनार में नसरत खान ने मलिक काफूर को खरीदा। तो कहने का मतलब है गुजरात के अंदर जो दास का जो व्यापार, जो बाजार लगा हुआ था, वहीं से मलिक काफूर को इन्होंने 1000 दिनार में ख़रीद लिया था। तो दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि मलिक काफूर को जो है कहाँ से ख़रीदा था, तो गुजरात अभियान से ख़रीदा था। और कितने में ख़रीदा, 1000 दिनार में। और इसको 1000 दिनारी भी कहा जाता है। किसको, मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि 1000 दिनार में इसको ख़रीदा था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद दोस्तों कमला देवी का विवाह जो अलाउद्दीन खिलजी से हो जाता है, और इसको मलिकाए जहाँ की उपाधि दी जाती है। तो मलिकाए जहाँ की उपाधि किसे दी गई है, कमला देवी को दी गई है। और कमला देवी की पुत्री कौन है, देवल देवी है। और इनके पति कौन से थे पहले वाले, कर्णदेव थे। तो कर्णदेव और जो है देवल देवी, ये दक्षिण भारत में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव के यहाँ चले गए। तो जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों आगे जाके, कि अब ये कमला देवी को जो इनको याद आएगी अपनी पुत्री को देखने की, तो अलाउद्दीन खिलजी जो है यहाँ पे देवल देवी के चक्कर में यहाँ पे आक्रमण करवाएगा। कहाँ, देवगिरी पे, कि इनको मिलवाना है, इनकी याद आ रही है, तो इनको दिखाने के लिए यहाँ पे आक्रमण करवाएगा। और यहाँ से आक्रमण करने के बाद जब ये देवल देवी जो है, इसकी शादी अपने ही बेटे से, जो खिज्र कहाँ है, उससे करवा दिया जाता है। इस हिसाब से जो है कमला देवी और देवल देवी दोनों एक ही घरों के अंदर जो है आ जाती है।
इसके बाद हम आगे चलते हैं दोस्तों। अब होता क्या है दोस्तों, जो ये आक्रमण हुआ है गुजरात अभियान, तो गुजरात अभियान से जो भी शासक, जो ये यहाँ से धन वगैरह ये मिलता है, तो यहीं से धन वगैरह जो मिलता है, उस धन के बंटवारे के चक्कर में यहाँ पे जो दो मंगोल जो है सेनापति होते हैं, दो मंगोल जो है सेना के जो अधिकारी होते हैं, उनके बीच में और ये नसरत खां वगैरह इन लोगों के बीच में झगड़ा हो जाता है। तो यहीं से रास्ते में जब ये दिल्ली जा रहे थे, तो उसी टाइम पे जब झगड़ा हो जाता है, तो वो जो दो मंगोल होते हैं, मोहम्मद खां और कहब, ये लोग जो है यहीं से रणथंबोर के जो शासक थे हम्मीर देव चौहान की शरण में चले जाते हैं। और वो तो चले जाते हैं, और ये मलिक काफूर को लेकर नसरत खां वगैरह ये लोग दिल्ली चले जाते हैं। अब दिल्ली में जाके जब ये बोलते हैं कि हमारा जो झगड़ा हुआ है, और कर्णदेव वागे जो हम्मीर देव चौहान है रणथंबोर के शासक, वहाँ पे जाके ये दो लोग छुप गए हैं। तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी जो है फिर हम्मीर देव चौहान के ऊपर आक्रमण करता है कि या तो आपको जो है हमको वो जो दो मंगोल आपने शरण दिए उनको दो, या नहीं तो फिर युद्ध करो। तो इस तरीके से जो अगला अभियान हमारा रणथंबोर के ऊपर होगा। इसके अलावा गुजरात अभियान के बारे में हम देख लेते हैं। गुजरात अभियान जो है सोमनाथ मंदिर को जो दूसरी बार लूटा गया था। तो पहली बार किसने लूटा था दोस्तों, आप सभी को पता है, महमूद गजनवी के समय 1025 में जो है इसके ऊपर आक्रमण किया था, तो तब सबसे पहली बार लूटा गया था। और दूसरी बार जो है 1298 में ये अलाउद्दीन खिलजी है उसके समय लूटा गया था। अब जब ये लूटा गया था, तो ये अमीर खुसरो भी ने उसके बारे में उल्लेख किया है अपनी लेखनी में। अमीर खुसरो ने जो है इसका जो लूटा गया इसके संदर्भ में किस तरीके की जो है अपनी काव्यात्मक शैली में इसका जो है वर्णन किया है। तो सोमनाथ मंदिर प्रतिष्ठित काबा की ओर झुका, ये काबा है, काबा की ओर झुका दिया गया। कहने का मतलब है सोमनाथ मंदिर को काबा की तरफ झुका दिया गया। तुम ये कह सकते हो कि मंदिर ने पहले नमाज पढ़ी और फिर स्नान किया। तो इस तरीके की जो है काव्यात्मक शैली के अंदर जो है इस अभियान के बारे में इन्होंने उल्लेख किया। किसने किया है, ये अमीर खुसरो ने। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है NTUGC नेट के अंदर जो इसी टाइप के जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं कि ये इसके बारे में जो किसने उल्लेख किया, ये किसकी पंक्ति है, ये किसका कथन है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये वाली चीज़ आपको याद रखना है कि सोमनाथ के बारे में किसने ये उल्लेख किया है। अब इसके बाद चलते हैं हम दोस्तों रणथंबोर अभियान। तो जिसके बारे में हमने बताया था कि रणथंबोर अभियान का जो कारण क्या बनता है कि गुजरात अभियान से ही लौटते समय जो झगड़ा हो जाता है, जो दो लोग होते हैं कहब और वो क्या बोलते हैं मोहम्मद खां, इस टाइप के जो नाम हैं, उन लोगों को छुड़ाने के लिए, ये मोहम्मद शाह और कहब, इन दोनों को छुड़ाने के लिए जो इसके ऊपर आक्रमण किया जाता है कि इन दोनों लोगों को जो इन्होंने हमसे जो है धोखा दिया है और हमारा जो धन लूट के ले गए, इसके बारे में जो झगड़ा हुआ, तो ये इनसे डिमांड करते हैं, इसके बारे में जो है यहाँ आक्रमण होता है। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि रणथंबोर अभियान जो है 1301 के अंदर होता है। कहने का मतलब है 3 साल बाद इसके ऊपर आक्रमण किया जाता है। तो यह अभियान उलुग खां और नुसरत खां, वही आपको बताया था कि उत्तर भारत के जो अभियानों का ठेका इन दोनों लोगों को दे रखा था अलाउद्दीन खिलजी ने। कहने का मतलब ये उन्होंने पूरा अभियानों के बारे में जो है डिवाइड कर रखा था कि कौन किस साइड जाएगा। तो उलुग खां नुसरत खां ही जाएंगे इस साइड, उत्तर भारत का अभियान था। तो इस अभियान में नुसरत खां की मृत्यु हो जाती है। तो कहने का मतलब है दोस्तों ये अभियान जो नुसरत खां के लिए आखिरी अभियान होता है, और नुसरत खां जो इसी अभियान में मारा जाता है। अमीर खुसरो भी इस अभियान में शामिल थे साहब। अमीर खुसरो साहब भी मतलब यहाँ पे युद्ध का स्वाद चाखने आए थे, और उन्होंने भी यहाँ पे युद्ध वगैरह देखा। और होता क्या है दोस्तों, यहीं पे जो जौहर होता है, तो जौहर का भी इन्होंने उल्लेख किया अपनी लेखनी में। इसके बारे में हम देखेंगे आगे। रणथंबोर के शासक हम्मीर देव चौहान थे। अब ये चौहान साहब जो थे ये थोड़े कड़क पड़ गए कि कहने का मतलब इन्होंने बोल दिया कि आपके जो भी नेता और जो मंगोल नेता मोहम्मद शाह और कहब वगैरह ये आए हैं, ये हमारी शरण में, अब ये हमारे यहीं रहेंगे, आपको जो करना हो करो, आपको जो भी आपसे बन जाए वो कर लो, मगर हम नहीं देंगे। अलाउद्दीन खिलजी भी टिल्ली टाइप का इंसान था, उनने बोल दिया कि आप अगर नहीं दोगे तो हम तो युद्ध करेंगे। तो दोस्तों हुआ क्या कि हम्मीर देव चौहान से पे ही एक बार और जो है जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, तो उससे ये किला जीता नहीं गया था, और ये जो है इनका युद्ध नहीं हुआ था। वो आपने जैसे पता होगा कि एक मुट्ठी बाजरे क्या बोलते हैं कि एक किले के ऊपर जो है मेरे 10 मुसलमान भाई के, मतलब मुसलमान भाई के एक बाल के बराबर जो है 10 किलो भी मतलब बराबर नहीं है। इस तरीके का जो कथन आपको देखने को मिलता है, वो यही हम्मीर देव चौहान के किले के बारे में मिलता है, रणथंबोर किले के बारे में।
दोस्तों उसी घमंड में जो है हमीरदेव चौहान भी रहते हैं, तो वो भी मतलब ये मंगोल नेता के चक्कर में युद्ध से मोल ले लेते हैं। अब यही जब होता है कि युद्ध होता है, तो हमीरदेव चौहान जो है इसी अभियान में मारे जाते हैं। अब जो है केसरिया पगड़ी पहन के और ये युद्ध करने चले जाते हैं। जब युद्ध करने जाते हैं तो ये युद्ध में मारे जाते हैं, और इनकी पत्नी जो रंगा देवी होती है वो इसी अभियान में जो है ये जौहर कर लेती है। साथ में इनकी पुत्री होती है पद्मला, वो भी जौहर कर लेती है, पानी के अंदर जल जौहर कर लेती है। इस तरीके से दोस्तों जब ये केसरिया पगड़ी पहन के जब ये युद्ध में शहीद होते हैं और पत्नी रंगा देवी जो सती हो जाती है, जौहर कर लेती है, तो इसी को जो है राजस्थान का पहला सका कहा जाता है। इसके बारे में हमने जो है जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, राजस्थान का पहला सका इसी समय संपन्न हुआ था। अब जौहर जब ये संपन्न हुआ, तो इसी समय जो अमीर खुसरो भी साथ में आए हुए थे। जैसे कि हमने बताया कि अमीर खुसरो को भी जब ये युद्ध वगैरह देखने का इनका भी मन हुआ, तो चलो मैं भी देख लेता हूँ। तो ये युद्ध देखने आए, तो इन्होंने अपनी एक ग्रंथ है तारीख अलाई, उसी के अंदर जौहर प्रथा का जो है पहला साक्ष्य इन्होंने प्रस्तुत किया। तो इससे पहले जो है जौहर के बारे में कोई भी फारसी के अंदर जो है जानकारी नहीं मिलती, मगर तारीख अलाई जो फारसी का ग्रंथ है उसके अंदर जौहर प्रथा का जो पहला साक्ष्य यहाँ पे देखने को मिलता है, और इसी को जो है राजस्थान का पहला सका बोला गया है। और अमीर खुसरो ने इसके संदर्भ में क्या जो है अपनी काव्यात्मक शैली में, जैसे कि गुजरात के संदर्भ में भी कहा, तो यहाँ पे भी अब ये बोलेंगे। तो अमीर खुसरो ने कहा है कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया है। तो कहने का मतलब है जो राजस्थान का जो रणथंबोर था वो कुफ्र का गढ़ था, और वो जो है इसने जीत लिया, तो अब यह आज से इस्लाम का घर हो गया। इस तरीके की इन्होंने काव्यात्मक शैली में यहाँ पे बात बोली है। तो दोस्तों यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या क्या है कि यहाँ पे राजस्थान का पहला सका संपन्न हुआ, यहीं पे नुसरत खां की मृत्यु हुई, और यहीं पे हमीरदेव चौहान को जो है पराजित किया गया। तो इस तरीके की ये 3-4 चीज़ें यहाँ पे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट अभियान है मेवाड़ एवं चित्तौड़ का अभियान। तो कहने का मतलब है मेवाड़ का इलाका है, चित्तौड़, वहाँ पे आक्रमण किया जाता है। तो दोस्तों इसके लिए भी थोड़ी मतलब ट्विस्ट वाली कहानी ये है कि अलाउद्दीन खिलजी और कमला देवी का जब ये विवाह हो जाता है, तो कमला देवी की जो पुत्री थी देवल देवी, उसका उसना देवल देवी और उसके पिता जो थे कर्ण वाघेला, उन्होंने देवगिरी के शासक रामचंद्र देव के यहाँ पे शरण ले रखी थी। तो उसी के ऊपर आक्रमण करने के लिए जो है अलाउद्दीन खिलजी आतुर था। तो दोस्तों होता क्या है, उसके आक्रमण करने की तैयारी ये सारी चीज़ें करता है, मगर होता क्या है यहीं से जो है चित्तौड़ का जो एक राघव चेतन होते हैं, वो जाके अलाउद्दीन खिलजी को पद्मनी के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों जैसे ही उसको अलाउद्दीन खिलजी को पद्मनी के बारे में जानकारी मिलती है कि इस तरीके की सुंदरता है और ये सारी चीज़ें हैं, और जो भी है उसके बारे में सारी मतलब बड़ा चढ़ा के सारी चीज़ें बताता है, तो अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही ज़्यादा व्याकुल होता है कि अब तो मुझे अब जो है देवगिरी को अभियान को तो नहीं करना है, मगर मुझे अब ये चित्तौड़ का अभियान करना है। तो ये सारी चीज़ें सुन के जो है अब चित्तौड़ का अभियान करता है, और चित्तौड़ के अभियान जो है का मूल कारण जो है पद्मनी होती है, कि पद्मनी को पाने के लिए जो है इस आक्रमण को किया जाता है। और जब ये इस आक्रमण को करता है, तो यहाँ के जो शासक होते हैं राजा रतन सिंह होते हैं, जो गहलोत वंश के होते हैं, और उनकी पत्नी ही होती है जो श्रीलंका से जो इसको विवाह करके लेकर आए थे। सिंगल द्वीप जब ये गए थे, तो वहीं से जो है इसको लेकर आए थे, और जो है पद्मनी से इनका विवाह हुआ था। तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का जो मेन जो लक्ष्य था चित्तौड़ अभियान का, वो पद्मनी को प्राप्त करना था। अब दोस्तों इसके बारे में क्या क्या जानकारी, इसको हम थोड़ा देखते हैं। चित्तौड़ अभियान जो हुआ था वो 1303 के अंदर हुआ था, और ये अभियान जो अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं ने किया था। और इस अभियान पे भी हालांकि अमीर खुसरो साथ में थे, मगर होता क्या दोस्तों, यहाँ पे जौहर तो हुआ है, मगर इसका उल्लेख अमीर खुसरो ने नहीं किया है। अब यहाँ के जो शासक थे राजा रतन सिंह थे, जो गहलोत वंश के थे, और इनकी पत्नी का नाम पद्मनी था। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। और दोस्तों यहाँ का जो जौहर हुआ है, जौहर प्रथा जो पद्मनी ने जौहर किया, उसका उल्लेख जो वहाँ के समकालीन जो थे दामोदर कवि, उन्होंने पद्मावती की जो कथा लिखी उसके अंदर पद्मनी के जौहर का उल्लेख किया। कहने का मतलब ये पद्मनी का जौहर का जो उल्लेख दामोदर कवि ने जो पद्मावती लिखी है उसमें मिलता है, ना कि अमीर खुसरो की। अमीर खुसरो ने जो कहाँ का जौहर का उल्लेख किया, उन्होंने रणथंबोर में जो रंगा देवी का जो जौहर हुआ उसका उन्होंने उल्लेख किया है। इसी अभियान में रतन सिंह के जो 2 सेनापति थे गोरा और बादल और गोरा इसी अभियान के अंदर मारे गए थे। इन्होंने जो बहुत ज़्यादा वीरता के साथ इस युद्ध में जो है अपने प्राणों को जो है न्यौछावर किया था। बहुत ज़्यादा वीरता के साथ इस युद्ध में लड़े, पर अंत में जो है इनको अपने प्राण त्यागना पड़े। इसके बाद दोस्तों इस अभियान पर जो है साथ में जो है अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था खिज्र खां।
ये जो है 8 वर्ष का था और इसी अभियान के विजय के बाद जो है इसने जो है अपना अधिकारी उत्तराधिकारी इसको नियुक्त कर दिया। और दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी ने ये अलाउद्दीन खिलजी ने जो चित्तौड़ का नाम क्या कर दिया, खिजराबाद इसका नाम रख दिया। कहने का मतलब यहीं पे जो है उसने अपने खिजर खां को उत्तराधिकारी नियुक्त किया और उसी उत्तराधिकारी को नियुक्त करने के उपलक्ष्य में इसने जो है चित्तौड़ का जो नाम खिजराबाद कर दिया। तो इस तरीके की ये 3-4 चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है। तो यहाँ पे जो लक्ष्य था पद्मनी को जो प्राप्त करना था, और गोरा बादल की यहाँ पे मृत्यु हुई जो सेनापति थे, और पद्मावती का उल्लेख जो दामोदर कवि ने किया है, और जो है खिजराबाद यहाँ का नाम कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। और अलाउद्दीन खिलजी ने जो यहाँ पे आक्रमण किया था। इसके बाद हम आगे चलते हैं दोस्तों। ये देख सकते हो आप, ये अलाउद्दीन खिलजी है, और ये पद्मनी की फ़ोटो है जो गूगल के ऊपर जो है यही फ़ोटो मिली है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है राजा रतन सिंह है, और ये जो पद्मनी बैठी हुई है। तो इस तरीके से दोस्तों ये दोनों की साथ वाली पिक्चर है, और यहाँ पे जो है अलाउद्दीन खिलजी को आप देख सकते हो, और ये जो है पद्मनी को आप देख सकते हो। तो पद्मावती और पद्मनी ये दोनों एक ही है। तो इस तरीके से दोस्तों ये चारों की पिक्चर यहाँ पे लगा दी गई है, जिससे आपका जो माइंड में थीम बनी रहे, और आपसे अगर क्वेश्चन अगर पूछे तो कम से कम ये थीम देख के आपको ये सारी चीज़ें आपको याद आ जाए। तो यही सुंदरता को पाने के लिए जो अलाउद्दीन खिलजी ने जो 1303 में चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण किया था, मगर जो है ये सारी चीज़ों को पाने में जो है असफल रहा। होता क्या है, ये युद्ध तो जीत जाता है, मगर अंत में जो है पद्मनी अपने जो है दासियों के साथ जाके जो है जौहर कर लेती है। बाकी का इसको कोई भी चीज़ ये यहाँ से प्राप्त नहीं कर पाता है, बस चित्तौड़ पे ये अपना शासन स्थापित कर लेता है, और चित्तौड़ को जो है खिजराबाद के नाम से ये स्थापित करता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं दोस्तों। अगला आक्रमण जो है इसका 1305 में मालवा के ऊपर होता है। तो मालवा के ऊपर आक्रमण तो करता है, मालवा का जो है आक्रमण इसका जो है एक इसका सलाहकार होता है ऐना उल मुल्क मुल्तानी, जिसने जो इसको सिकंदर सानी मतलब जो इसने दुनिया विजित करने का जो ये ख्वाब देख रहा था, उससे रोकने के लिए जो है इसी ने सजेशन दिया था। इसने इसको सलाह दी थी कि सुल्तान आप दो दुनिया क्या जीतना है, पहले भारत को ही जीत लो, उसके बाद दुनिया जीत लेना। तो इसने उसकी जो है जो मंशा थी दुनिया जीतने वाली, वो ख़त्म इसी ने करवाई थी, ऐना उल मुल्क मुल्तानी। तो ये इसका सलाहकार था। तो उसी ने जो है मालवा के ऊपर आक्रमण किया था, और जब मालवा के ऊपर इसने आक्रमण किया तो यहाँ का जो है महकल देव नाम का जो एक शासक था, ये दोस्तों महकल है, महकल देव का जो शासक था, और उसका जो शासक था हरनंद कोका। तो इन दोनों को जो है यहाँ पे पराजित किया गया। तो ये तो आपके ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो बस क्रोनोलॉजी में अगर आपसे पूछे तो बता देना, बाकी ये सारी चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो है सिवाना का अभियान होता है दोस्तों। सिवाना का अभियान भी जो है ये जालोर अभियान के चक्कर में सिवाना पे पहले अभियान किया जाता है, जिसके बाद जो है इसके बाद जालोर अभियान किया जाता है। तो इसको भी हम थोड़ा क्रोनोलॉजी के माध्यम से ये समझेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे अभियान किया जाता है। तो दोस्तों सिवाना के पे अभियान जब किया था, तो यहाँ पे परमार वंश के शासक शीतल देव जो है यहाँ पे अपनी शीतलता के स्थापित किए हुए थे। तो इनकी शीतलता को ख़त्म करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना के ऊपर आक्रमण किया, और अमीर खुसरो के अनुसार राजपूतों ने यहाँ दृढ़ता के साथ दुर्ग की रक्षा की। तो दोस्तों सिवाना का जो दुर्ग था बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दुर्ग था, और उसकी सुरक्षा जो है राजपूतों ने महीनों तक की। कहने का मतलब यहाँ पे जो घेरा डाल के रखा अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने, तो कई महीनों तक जो है यहाँ पे जो है दुर्ग की रक्षा की, और तुर्की बांसुरिया और हिंदू घंटों की ध्वनि के कारण सांसें रुक सी गई थी। तो कहने का मतलब यहाँ से जो पूजा पाठ वगैरह ये सारी चीज़ें चलती रहती थी, उससे जो है सबकी सांसें रुक गई थी कि पता नहीं क्या होने वाला है, क्या मतलब यहाँ पे अब अनहोनी होगी। ये सारी चीज़ें जो कई महीनों तक चलती रही। तो ये दुर्ग भी बड़ी मुश्किल से जाके प्राप्त हुआ, और इसको जो है कमालुद्दीन कुर्ग को जो है यहाँ का जो है सूबेदार बनाया ये जीतने के बाद। और सिवाना जो है मारवाड़ का सबसे शक्तिशाली दुर्ग था। तो दोस्तों आप समझ सकते हो जब कई महीनों तक जब इस दुर्ग की रक्षा की गई, और कई महीनों तक जब यहाँ पे घेरा डाला गया, तब जाके जो है सिवाना का दुर्ग प्राप्त किया गया। और जो इसका नाम अलाउद्दीन खिलजी ने जो है खैराबाद नाम रख दिया। कहने का मतलब है चित्तौड़गढ़ का तो जो है खिजराबाद रखा, और सिवाना का नाम रख दिया इन्होंने खैराबाद। अब इसी के बाद जो आगे आता है जालौर, उसका नाम जलालाबाद रख दिया जाएगा। इस तरीके से दोस्तों 3 पैलेस का नाम जो है इन्होंने चेंज किया था। तो दोस्तों यहाँ पे ये दोनों चीज़ें भी हमारी क्लियर हो गई है। और यहाँ का जो शासक जो सूबेदार बनाया था वो कमालुद्दीन कुर्गू को बनाया था। तो ये भी आपको याद रखना है। अब इसके बाद दोस्तों उत्तर भारत का जो अंतिम अभियान है जालोर अभियान, ये होता है 1311 के अंदर।
अब जालोर अभियान जब यहाँ पे होता है तो यहाँ पे जो सोनगढ़ का शासक चौहान वंशी कानड़देव होते, कानड़देव चौहान। अब दोस्तों ये भी बड़े मतलब अड़ियल रवैये के थे, तो इनको जो थोड़ा मतलब नीचा दिखाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने जो एक चाल चली कि भैया तुम इतने ही ज़्यादा मतलब अपने घमंड में चूर हो, तो आपके घमंड तोड़ने के लिए जो हम एक हमारी नौकरानी है जो जिसका नाम था गुले बिहिस्त। तो दोस्तों फरिश्ता ने जो इसका उल्लेख किया है। तो फरिश्ता के अनुसार कानड़देव को नीचा दिखाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी एक नौकरानी गुले बहिस्त के नेतृत्व में सेना जालौर भेज दी। तो बोल दिया कि देखो बेटा कि आप जो अपने इतना घमंड में चूर हो ना, तो आपके घमंड तोड़ने के लिए हमारी नौकरानी काफ़ी है, हमें तो आने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारी एक नौकरानी है गुले बहिस्त, वही आपको हरा देगी। तो दोस्तों होता भी यही है कि गुले बहिस्त यहाँ पे आती है, हमारे गुले बहिस्त के साथ ही जो जालौर के पास में जो हमारा सिवाना था, इसको जो अलाउद्दीन खिलजी का ही जो एक सूबेदार था कमालुद्दीन कुर्ग, ये दोनों मिलके जो इन दोनों को ये जो कानड़देव चौहान को हरा दिया जाता है, और अलाउद्दीन खिलजी जो है जालोर का नाम जलालाबाद रख देता है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको जो है 3 नाम यहाँ पे मिल जाते हैं, एक का नाम जो है चित्तौड़ का खिजराबाद, और सिवाना का नाम जो है खैराबाद, और जालोर का नाम जलालाबाद। और जो है गुले बहिस्त को कहाँ भेजा, तो जालोर के अंदर जालोर अभियान के लिए भेजा। और क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि सिवा कौन से अभियान पे जो अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी नौकरानी गुले बहिस्त को भेजा था, तो जालोर अभियान में भेजा था, और वहाँ के शासक थे कानड़देव चौहान। तो कानड़देव चौहान को जो नीचा दिखाने के लिए यहाँ पे गुले बहिस्त को जो है यहाँ पे भेजा था। तो इस तरीके से दोस्तों ये उत्तर भारत के जो हमारे सारे अभियान हो गए। अब होता क्या, इसी के क्रम में जो 1307 में बीच में ही जो 1307 में दक्षिण भारत के अभियान शुरू कर दिए जाते हैं। तो दक्षिण भारत के अभियान किस तरीके से शुरू किएंगे, इसको भी हम जो थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो दक्षिण भारत का अभियान किस तरीके से पूरा सिस्टमेटिक वे में किस तरीके से दिया गया। तो यहाँ पे जो अभियान किन के नेतृत्व में किया गया उसके बारे में दिया गया है। तो मलिक काफूर को जो प्रमुख सेनापति जो है मलिक काफूर था, और उसी के साथ में जो ख्वाजा हाजी को जो उसका सहायक बना के जो बोला कि जाओ दक्षिण भारत के अंदर जाओ और वहीं पर आपको ना काम संभालो, अपनी ड्यूटी बजाओ, और वहीं के सारे जो अभियान जैसे भी आपको जिस तरीके से करना है वो सारी चीज़ें वहीं पर अप्लाई करना है। तो दोस्तों जो है मलिक काफूर जब ये जाता है तो 1307 में तो पहला आक्रमण कर देता है, पर 1308 में जाके ये थोड़ी छुट्टी मार लेता है, कहने का मतलब 1 साल का रेस्ट ले लेता है। पर 1308 के बाद 1309 में भी करता है, 1310 में भी करता है, 1311 में भी करता है। इस तरीके से दोस्तों लगातार जो है 5 साल में ये 4 अभियान करता है। कौन, मलिक काफूर करता है। और ये अपना जो है अभियान का जो है देवगिरी में जो है अपना अभियान का जो है केंद्र बना लेता है, वहीं पे रुक के और वहीं से अभियान ये करता रहता है। तो इस सारी चीज़ें जो है मलिक काफूर करता है। अगर आपसे पूछे कि दक्षिण का जो सेनापति किसको नियुक्त किया था, तो दक्षिण का सेनापति मलिक काफूर को किया था। और दक्षिण अभियान को जो सफल बनाने का सबसे ज़्यादा जो है श्रेय किसको दिया जाता है, तो मलिक काफूर को दिया जाता है अलाउद्दीन खिलजी के समय। और अभियान जो क्रमशः किस तरीके से किया गया, तो पहला अभियान देवगिरी पे किया जाता है, फिर वारंगल पे किया जाता है, फिर वहाँ पे से होयसल पे किया जाता है, ये होयसल है दोस्तों, होयसल राज्य पे किया जाता है, फिर उसके बाद पांड्य राज पे किया जाता है। इस तरीके से जो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप पूरे जो है अंत तक पांड्य राज तक पहुंचा जाता है। इसके अलावा एक और जो इम्पोर्टेंट बात है, अमीर खुसरो जो मलिक काफूर के साथ अब दक्षिण घूमने चले जाते हैं। अब दोस्तों इनका मन उत्तर भारत में तो पूरा हो ही गया, इनका उत्तर भारत में घूम ही लिए, इधर चित्तौड़ चले गए और रणथंबोर चले गए और गुजरात वगैरह ये सारी चीज़ें घूम लिया। अब इनका मन हुआ कि मैं दक्षिण घूमने जा रहा हूँ। तो दक्षिण घूमने के लिए सबसे बढ़िया रास्ता है कि भाई अपने मलिक काफूर के साथ चल दो। तो मलिक काफूर के साथ ये दक्षिण भारत गए, तो अब इनको जो है वहाँ पे बाजार दिख गए, तो इन्होंने बाज़ारों का भी वर्णन कर दिया। तो इनकी जो एक पुस्तक है उसके अंदर जो है बाज़ारों का वर्णन देखने को मिल जाता है। अब इसके बाद दोस्तों दक्षिण राज्य के प्रति अलाउद्दीन खिलजी ने अधिराज्यत्व की नीति में विश्वास किया, ना कि प्रभु सत्ता में। तो कहने का मतलब है दक्षिण की जो स्थिति थी उसके ऊपर जब इन्होंने आक्रमण किया तो वहाँ पे इन्होंने सत्ता स्थापित करने के मूड से आक्रमण नहीं किया, इन्होंने बस यहाँ पे अपना अभियान का जो किया और अपना प्रभाव जो है वहाँ पे लागू करवाया कि बस हम तो अपने यहाँ से बस राजस्व प्राप्त करना चाहते हैं, बाकी आप अपनी शासन व्यवस्था अपने हिसाब से चलाते रहो और बाकी का जो भी राजस्व का जो एक हिस्सा है वो हमको दिल्ली पहुँचाते रहो। तो इस तरीके का जो है इन्होंने प्रभाव स्थापित किया था बस, बाकी इनने पूरा तरीके से यहाँ पे अपनी राजपाट यहाँ पे पूरा साम्राज्य स्थापित नहीं किया था। कहने का मतलब पूर्ण नियंत्रण यहाँ पे स्थापित नहीं किया था। जिस तरीके से इन्होंने उत्तर भारत में किया था उस तरीके से दक्षिण भारत में नहीं किया था। और यही नीति को जो है समुद्रगुप्त में भी जो है दक्षिण भारत के लिए यही नीति अपनाई थी। तो यही नीति जो है अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाई। अब इसके बाद दोस्तों और क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण पर पहला आक्रमण 1303 में
जूना और छज्जू के नेतृत्व में बंगाल और उड़ीसा मार्ग से तेलंगाना पर गया, जो असफल रहा। तो दोस्त अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे पहला जो है असफल मतलब सबसे पहला आक्रमण जो अलाउद्दीन खिलजी ने कब किया था दक्षिण में, तो 1303 में किया था। मगर होता क्या दोस्तों, 1303 में इसको भी इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं रहता है और ये अभियान जो है असफल रहता है। और ये किसके ऊपर किया गया था, तो ये काकतीय वंश के ऊपर जो प्रताप रुद्रदेव द्वितीय थे उनके ऊपर ये आक्रमण किया गया था और जो है ये असफल रहता। अब दोस्तों ये अभियान तो इनका असफल रहता है, मगर 1307 से जब ये स्टार्ट करते हैं अपना अभियान तो 1307 के बाद सारे अभियान इनके सफल रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं दक्षिण भारत के अभियान किस तरीके से किए गए हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि पहला अभियान इनका 1307 में देवगिरी के ऊपर किया जाता है। तो देवगिरी के ऊपर आक्रमण करने का सबसे इम्पोर्टेंट कारण ये होता है दोस्तों कि जो इन्होंने कर्ण सिंह वाघेला की पत्नी कमला देवी से अलाउद्दीन खिलजी ने जो विवाह किया था, तो विवाह करने के बाद कर्ण सिंह वाघेला की जो पत्नी थी कमला देवी, उनको अपनी पुत्री की याद आई। तो पुत्री कौन थी इनकी, देवल देवी। देवल देवी और जो उनके पिताजी थे कर्ण सिंह वाघेला, ये देवगिरी के शासक रामचंद्र देव की जो है शरण में गए हुए थे। अब अलाउद्दीन खिलजी से जो है इन्होंने बोला, कमला देवी ने कि यार मुझे तो मेरी लड़की की याद आ रही है, आपको अब सब सुल्तान जी आप ना मेरी लड़की से मिलवाओ या मुझे दिखाओ, उनकी शक्ल देखना है मुझे। तो अब अलाउद्दीन खिलजी बोला कि अच्छा ऐसी बात है कि चलते हैं। तो फिर कहाँ पे ये लोग, तो उन्होंने पता लगवाया कि ये देवगिरी के शासक रामचंद्र देव के यहाँ ठहरे हुए हैं। अच्छा कि ये रामचंद्र देव वही है ना जिनको हम पहले मतलब इनको खिरियत वगैरह इनकी लेके आए थे, मगर फिर भी नहीं माने और इन्होंने जो है हमारे जो विद्रोही थे और हमसे जो बच के भागे थे उन्हीं शासकों को इन्होंने शरण दे रखी है। तो चलो इनके ऊपर आक्रमण करवाते हैं। तो बुलाया जाए कि कहाँ है अपने मालिक काफूर वगैरह, कि मालिक काफूर को पूछा है। फिर उन्होंने दक्षिण भारत में जाओ कि इनको लेकर आओ कि हमारी जो मल्लिका है जहाँ है, मल्लिका है जहाँ का मतलब कमला देवी की, इनको जो है अपनी पुत्री की याद आ रही है, आप इनको मिलवाओ कैसे भी करके। तो अच्छा जी हुजूर मैं जाता हूँ दक्षिण में। अब तो दक्षिण में अभियान करने के लिए मलिक काफूर अब निकल जाता है, किसके लिए, देवगिरी पे अभियान करने के लिए। जो कमला देवी की जो पुत्री थी देवल देवी, उससे मिलवाने के चक्कर में ये अभियान किया जाता है। तो दोस्तों फरिश्ता ने भी इसी बात का जो इन्होंने किया है। 1307 का जब उल्लेख अभियान किया जाता है, फरिश्ता के अनुसार राजा कर्ण की पत्नी कमला देवी जो अलाउद्दीन खिलजी की जो पत्नी थी, जिन्होंने मल्लिका जहाँ इनको उपाधि दे रखी थी, अपनी दूसरी पुत्री देवल देवी को देखने के लिए उत्सुक थी। तो दोस्तों देवल देवी को देखना चाहिए, देखने का इनका मूड था कमला देवी का। तो इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी से बोला, अलाउद्दीन खिलजी ने बोला कि जाओ मलिक काफूर, हमारी जो है मल्लिका जहाँ, इनको अपनी पुत्री की शक्ल देखना है तो इनको दिखाओ पुत्री की शक्ल। अब मलिक काफूर जी जाते हैं भैया। तो मलिक काफूर जो है यहाँ के शासक रामचंद्र देव को हरा दिया जाता है और यहाँ से जो देवल देवी का विवाह अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिजर खां से करवा दिया जाता है। तो लो रहो अब यहीं महल में रखते हैं इनको और अब देखते रहना शक्ल वगैरह। तो इस तरीके से जो दोस्तों देवल देवी का विवाह अलाउद्दीन खिलजी अपने पुत्र खिजर खां से करवा देते हैं और यहाँ से जो है कमला देवी की जो शक्ल देखने वाली जो जिद थी वो भी पूरी हो गई। और जो है अब आइंदा अब कभी जिद नहीं करेंगी कमला देवी। इस तरीके से जो अलाउद्दीन खिलजी ने उनका विवाह अपने पुत्र खिजर खां से करवा दिया। तो दोनों को अब महल में रख लिया। अमीर खुसरो की कृति आशिका के अंदर जो है इन्हीं का प्रेम प्रसंग का उल्लेख मिलता है। किस किस का, खुजर खां का और देवल देवी का जो प्रेम प्रसंग का उल्लेख किसके अंदर मिलता है, आशिका के अंदर मिलता है, जिसकी रचना किसने की, अमीर खुसरो ने की है। अब अमीर खुसरो के अनुसार जो रामचंद्र देव को ऐसा सम्मान दिया, कहने का मतलब ये रामचंद्र देव से पहले ही मैत्रीपूर्ण संबंध थे इन लोगों के, पर रामचंद्र देव भी मजबूर थे। तो इनको जो है मजबूरी का थोड़ा याद रखने की वजह से अलाउद्दीन खिलजी ने इनके साथ जो है अच्छा व्यवहार किया। और अमीर खुसरो के अनुसार जो है किस तरीके का व्यवहार किया इन्होंने वर्णन किया है। रामचंद्र देव जो है ऐसा सम्मान दिया गया कि दरबार के लोग उसमें और सुल्तान में कोई भेद न कर सके। कहने का मतलब उनके साथ इतना अच्छा सम्मान किया गया कि लोग सुल्तान और रामचंद्र देव में से ये पहचान नहीं पा रहे थे कि कौन तो सुल्तान है और कौन रामचंद्र देव है। इस तरह की ये सारी चीज़ें उनको उपलब्ध करवाई गई थी वहाँ राज दरबार में। और अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र देव को राय राम की उपाधि प्रदान की और हरी छतरी जो एक प्रतीक होती है शासकों के लिए, उसका जो इस्तेमाल का इन्होंने अधिकार दे दिया। और रामचंद्र देव की एक पुत्री होती है इल्लपाली, जिसको एक झल्लपाली के नाम से भी कहा जाता है। इसका जो है विवाह अलाउद्दीन खिलजी ने कर लिया। तो बोला कि बेटा अब तुम्हें पनिशमेंट तो देना पड़ेगी, तुमने जो है हमारी जो पत्नी है उनकी पुत्री को रखा था, तो अब जो है आपकी पुत्री हमारे महल में आएगी। तो हमारी महल में किस तरीके से आएगी कि झल्लपाली का विवाह अलाउद्दीन खिलजी ने कर लिया। अब ये झल्लपाली और अलाउद्दीन खिलजी का ही एक पुत्र होता है
शिहाबुद्दीन उमर जो है आगे जाके शासक बनता है। इस तरीके से दोस्तों आपको झल्लपाली और अलाउद्दीन खिलजी का भी जो है लिंक आपको आगे देखने को मिल जाता है। इस तरीके से दोस्तों ये अभियान होता है। तो यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट क्या क्या याद रखना है कि यहाँ पे जो कमला देवी की पुत्री देवल देवी को यहाँ से लिया जाता है, रामचंद्र देव को जो है रायरान की उपाधि दी जाती है, और इसके अलावा देवल देवी और खिजर खां की जो प्रेम प्रसंग की जो कहानी है वो आशिका के अंदर देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और ये चौथी बात है, झल्लपाली का विवाह अलाउद्दीन खिलजी से होता है, और ये अभियान कब होता है? 1307 में होता है। अब दोस्तों 1307 में तो ये अभियान हो जाता है, हमारा होता क्या, यही अभियान से जो दक्षिण भारत के जो द्वार खुल जाते हैं। अब दक्षिण भारत के अंदर जो है कंटिन्यू अभियान होंगे। तो ये अभियान करने के बाद जो है मलिक काफूर थक जाता है, तो ये 1 साल का रेस्ट करता है। 1308 में रेस्ट करेगा। 1308 में उधर उत्तर भारत में अभियान हो जाते हैं हालांकि, मगर 1308 में यहाँ पे दक्षिण भारत में तो अभियान नहीं होता। मगर 1309 से लेके तो 1311 तक लगातार जो है 3 आक्रमण आपको देखने को मिलेंगे। 1311, 1309, 1310, 1311, इस तरीके से लगातार आपको अब जो है 3 आक्रमण देखने को मिलेंगे। तो टोटल 4 आक्रमण जो है दक्षिण भारत में किए जाते हैं। अब इसके बाद अगला आक्रमण कहाँ होता है देखते हैं हम। अब अगला आक्रमण जो वारंगल पे होता है। तो दोस्तों इन्होंने जो है अब यहाँ पे जो है यहाँ का जो है स्वाद चाख लिया है दक्षिण भारत का। तो अब इनको दक्षिण भारत में अब अभियान करने में मज़ा आ रहा है, क्योंकि यहाँ से ये सारी चीज़ें मिल रही है इनको। यहाँ की एक तो इन्हें राज नहीं करना पड़ रहा है, ना सेना रखना पड़ रही है, और बिना फालतू का जो यहाँ से इनको राजस्व प्राप्त हो रहा है। तो बस इनको जो यहाँ के शासकों को हराना है और यहाँ से इनको राजस्व को प्राप्त करना है, खजाना प्राप्त करना है दक्षिण भारत का। अब यहाँ पे जो यहाँ के जो शासक थे काकतीय वंश के प्रताप रुद्रदेव द्वितीय थे। तो दोस्तों यहाँ के अगर आपसे पूछा जाए कि वारंगल पे जब अभियान किया था तो वहाँ का शासक कौन था? प्रताप रुद्रदेव द्वितीय थे, जो काकतीय वंश के थे। और रुद्राम्बा देवी जो थी, जिसका मार्को पोलो ने उल्लेख किया, वो भी इसी वंश की शासिका थी। आपको ये भी याद रखना है, रुद्राम्बा देवी के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और तेलंगाना के सरवर दुर्ग में जब यहाँ पे जो मलिक काफूर ने जब आक्रमण किया तो यहाँ का एक सरवर दुर्ग था, इसमें महिलाओं ने जौहर किया, जिसका उल्लेख अमीर खुसरो ने किया। तो अमीर खुसरो ने कहाँ कहाँ का जो है जौहर का उल्लेख किया दोस्तों? एक तो रणथंबोर का किया है, और एक सरवर दुर्ग जो वारंगल अभियान के समय किया है। और जो चित्तौड़ पे जब अभियान हुआ तब अमीर खुसरो ने जो है यहाँ का जौहर का उल्लेख नहीं किया है। तो कहने का मतलब है 3 जगह पे तो जौहर हुआ है, मगर 2 जगह का उल्लेख जो अमीर खुसरो ने किया है, एक तो सरवर दुर्ग का किया है, एक रणथंबोर का किया है। अब जो प्रताप रुद्रदेव ने जब अपनी हार मान ली तो अपनी एक सोने की मूर्ति बनवाई, और उसके अंदर जो एक माला पहनाई जिसके अंदर कोहिनूर हीरा लगा हुआ था, और उसको काफूर के पास भेज दिया। और काफूर ने जाके जो है दिल्ली में पहुंचा दिया, और दिल्ली के पास जाके जो है अलाउद्दीन खिलजी को जो कोहिनूर हीरा वहाँ पे मिल जाता है। तो कोहिनूर हीरे का जो है पहला साक्ष्य यहीं देखने को मिलता है दोस्तों। प्रताप रुद्रदेव से निकलकर काफूर के पास जाता है, और काफूर जो है यहाँ से अलाउद्दीन खिलजी के पास जो है कोहिनूर हीरा पहुँचा दिया जाता है। तो ये जो अधीनता जो है इन्होंने स्वीकार कर ली। अब ये जो है कर वगैरह देना स्टार्ट है, राजस्व का एक हिस्सा जो है दिल्ली पहुँचाने लग गए। कौन? प्रताप रुद्रदेव द्वितीय। अमीर खुसरो और क्या बोलता है? अमीर खुसरो के अनुसार कोस का बोझ, अब यहाँ से जो खजाना मिला है उसके बारे में इन्होंने अमीर खुसरो ने अपनी वही काव्यात्मक शैली के अंदर जो है यहाँ पे इन्होंने उल्लेख किया है। कोस का बोझ मतलब कोस जो यहाँ से प्राप्त हुआ धन, उसका बोझ इतना था कि से कर्राते हुए 1000 ऊँट, मतलब 1000 ऊँटों के ऊपर इतना कोस का भार था कि वो कर्राते हुए बहुत सा सामान लेकर कहाँ यहाँ से वारंगल से जो दिल्ली लौटा। कहने का मतलब ये जो यहाँ से जो वारंगल से जो दिल्ली लौटा उसका जो सामान था 1000 ऊँटों के ऊपर भरा के गया था। तो इस तरीके की ये सारी चीज़ें यहाँ से वारंगल अभियान से इनको मिलती है। इसके बाद अगला अभियान होता है दोस्तों दक्षिण में होयसाल अभियान होता है। तो होयसाल अभियान कब होता है? 1310 में। तो मैंने बताया आपको 1307 के बाद 1 साल ही रेस्ट करता है मलिक काफूर, उसके बाद लगातार 3 आक्रमण करता है। 1309, 1310 और 1311 में पांड्य राज पे आक्रमण करेगा। तो ये भी हम देखेंगे। अब अलाउद्दीन खिलजी जो है समकालीन शासक यहाँ से वीर बल्लाल तृतीय जो है यहाँ का शासक था। अब वीर बल्लाल तृतीय बस नाम के वीर बल्लाल है, क्योंकि इनको हराने के लिए अब अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को भेज दिया है। अब मलिक काफूर जब ये आते हैं तो वीर बल्लाल तृतीय जो है अब इनका जो वीरपन है इनका पूरा खत्म हो जाता है, और ये जो अपनी इनकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। और यहाँ की राजधानी जो थी द्वार समुद्र थी। आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि वीर बल्लाल तृतीय जो होयसालों की राजधानी कौन सी थी, तो द्वार समुद्र यहाँ की राजधानी थी। अब ईसामी महोदय ने इनके बारे में क्या उल्लेख किया? ईसामी के अनुसार वीर बल्लाल ने जो है दिल्ली में भेजा गया
मतलब उनको दिल्ली भेज दिया गया। मलिक काफूर ने इनको उठाया और चलो बेटा दिल्ली चलो। अब ये जो है अलाउद्दीन खिलजी के वहाँ जाते हैं दरबार में, तो इनको खिलत एक वस्त्र जो होता है, खिलत के नाम पे एक वस्त्र मिलता है जिसमें बहुत सारे रत्न जड़ित सारी चीज़ें इन पे लगी रहती है, वो प्रदान किया गया। और बीर बल्लाल ने अलाउद्दीन खिलजी को माबर प्रदेश, अब ये देखो भाई साहब इनाम, यहाँ पे ये चीज़ें देखने को मिलती है कि ये खुद तो मरे जो मरे, अब ये आगे का रास्ता बता रहे हैं कि आप जाओ, यहाँ पे तो आपको ये सारी चीज़ें मिली है, मगर आगे आपको माबर प्रदेश जो पांड्य प्रदेश है, अब वहाँ पे आपको और भी सारी चीज़ें मिलने वाली है। तो वो सारी चीज़ों का रास्ता किसने बता दिया? बीर बल्लाल जो तृतीय जो थे, बीर बल्लाल ने बोला कि आपको यहाँ तो इतना ही मिला है। वही वाली चीज़ें हो गई यहाँ पे कि नादिर शाह ने आक्रमण किया, और जो है वहाँ के जो शासक था, अवध का जो सूबेदार था, उसने बोला कि आपको यहाँ तो इतने ही पैसे मिले और दिल्ली अगर जाओगे तो आपको और ज़्यादा 20 करोड़ रुपए जो मिलेंगे। तो इसी तरीके की ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है कि बीर बल्लाल तृतीय ने होयसाल अभियान के समय ही उनको माबर प्रदेश के बारे में बता दिया कि आपको यहाँ तो इतना ही मिला है, माबर प्रदेश जाओगे तो वहाँ पे बहुत सारा धन मिलेंगे, और वास्तव में वहाँ से बहुत सारा धन यहाँ पे मिलता है। तो इसके बाद जो अभियान अब पांड्य शासक के ऊपर किया जाएगा। अब दोस्तों हम चलते हैं, हमारा अगला जो है पांड्य राज के ऊपर आक्रमण किया जाएगा 1311 में। तो 1311 में पांड्य राज के ऊपर आक्रमण किया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार नहीं की। तो दोस्तों यहाँ पे आक्रमण तो किया जाता है, मगर यहाँ के जो शासक होते हैं, मतलब शासक तो नहीं होते हैं, वो सुंदर पांडे वीर पांडे दोनों आपस में झगड़ा करते रहते हैं, और ये जो आपस में जो स्वीकार नहीं कर पाते हैं अधीनता। मगर यहाँ से जो अलाउद्दीन खिलजी का जो काम का सामान होता है, धन माल पानी वगैरह, ये सारी चीज़ें, हीरे मोती, ये सारी चीज़ें वो प्राप्त कर लेता है। अब यहाँ से क्या होता है दोस्तों, यहाँ का जो शासक था मारवर्मन कुलशेखर, जिसकी मृत्यु हो जाती है। तो पांड्य राज का जो शासक होता है मारवर्मन कुलशेखर, इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसके दो नालायक लड़के होते हैं कि वीर पांडे और सुंदर पांडे, ये दोनों आपस में झगड़ा कर लेते हैं। अब दोस्तों होता क्या है कि पुत्र जो होते हैं सुंदर पांडे वीर पांडे के बीच जो है सिंहासन को लेकर झगड़ा कर रहे हैं। अब होता क्या, जो वीर पांडे होता है वो तो वीर है, तो वो तो इनसे हेल्प नहीं मांगेगा, पर सुंदर पांडे होता है तो बेचारा भोला भाला रहता है, तो ये मलिक काफूर से अपनी सहायता मांग लेता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि सुंदर पांडे यहाँ से सहायता मांग लेता है। अगर कन्फ्यूजन अगर हो तो इस तरीके से याद रख सकते हो आप कि वीर पांडे तो वीर है, तो इसको तो कोई हेल्प की ज़रूरत नहीं है, पर सुंदर पांडे बेचारा भोला भाला है, तो ये हेल्प मांगेगा, किससे मांगेगा? मलिक काफूर से हेल्प मांगेगा। अब मलिक काफूर से हेल्प तो मांग ली, मगर ये जो अब युद्ध करते हैं और वहाँ पे जो लूटपाट करते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ से ये प्राप्त कर लेते हैं। बाकी मतलब पांड्य राज के ऊपर ये अपनी अधीनता स्वीकार नहीं करवाते हैं। मतलब कहने का मतलब है जो एक बार में जो यहाँ से जो चीज़ें इनको मिल जाती है, वही सारी चीज़ें यहाँ से इनको प्राप्त होती है, बाकी अलावा यहाँ से कोई राजस्व वगैरह इनको प्राप्त नहीं होता। धन की दृष्टि जो है मालिक काफूर का ये सबसे सफल आक्रमण होता है। तो कहने का मतलब ये माबर प्रदेश जो है धन की दृष्टि से जो अभियान होता है, जितने भी अभियान दक्षिण में हुए या उत्तर में हुए, सारे अभियानों में सबसे ज़्यादा सफल अभियान इसके यही था। आर एस शर्मा ने बताया इस अभियान के बारे में, क्या बोला इन्होंने, काफूर की इस लूट से, ये लूट है दोस्तों, इस लूट से महमूद गजनवी की आंखें कब्र में चमक उठी होगी। कहने का मतलब महमूद गजनवी ने भी बहुत सारी लूटपाट की है, पर महमूद गजनवी की चमक आंखें कब चमकी, जब काफूर ने माबर प्रदेश ने पांड्य राज के ऊपर जब लूटपाट करके जब यहाँ से धन प्राप्त किया, हीरे जवाहरात और सोना चांदी बहुत सारे जब यहाँ से लूटे, तो अलाउद्दीन जो महमूद गजनवी उसकी आंखें कब्र के अंदर चमक उठी होगी। ये सारी चीज़ें किसने बोली है? आर एन शर्मा महोदय ने, ये मतलब एक व्यंग्यात्मक शैली में बोला है। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है आपका जो अभियान वाला जो कॉन्सेप्ट था वो पर सारा बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब इसको हम जो है अभियानों को तो हमने डिस्कस कर ही लिया है, अब इन अभियानों को किस तरीके से याद रखना है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। तो ये हम थोड़ा समझेंगे ट्रिक के माध्यम से। अब चलते हैं आगे। अब यहाँ पे मैप के माध्यम से देख सकते हो आप कि किस तरीके से दिल्ली से जो सारे आक्रमण किए गए। तो आप देखो पहले आक्रमण जो गुजरात के ऊपर किया जाता है, फिर 1301 में रणथंभौर के ऊपर किया जाता है, फिर 1303 में वहीं बगल में चित्तौड़ के ऊपर किया जाता है, फिर 1305 में जो है यहाँ पे मालवा पे किया जाता है। इसके बाद जो दोस्तों 1303 में जो है ये एक अभियान जो किया जाता है जो असफल रहता है, वो ये वाला अभियान है दोस्तों, बंगाल के रास्ते जो किया गया था, ये असफल ये अभियान है। इसके अलावा कड़ा से जब देवगिरी के ऊपर आक्रमण किया जाता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय, ये आक्रमण है 1296 में। अब इसके बाद दोस्तों 1307 में जो अभियान किया जाता है देवगिरी के ऊपर, ये देवगिरी के ऊपर आक्रमण कर दिया इन्होंने। अब देवगिरी के ऊपर आक्रमण तो कर दिया इन्होंने 1307 के बाद, अब 1308 के बाद ही जो ये वारंगल के ऊपर किया जाता है और काकतीय वंश के ऊपर किया जाता है। और यहीं से जब ये
होयसल वंश के ऊपर करते हैं, तो होयसल वाले ही जो है इनको पांड्य राज के बारे में जानकारी देते हैं। तो यहाँ 1311 में जो पांड्य राज के ऊपर यहाँ पे आक्रमण किया जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों ये सारे 10 आक्रमण के बारे में हमने चर्चा कर लिया। आप ये स्किप करके और मैप्स के माध्यम से आसानी से समझ सकते हो। तो कहने का मतलब ये सारे आक्रमण जो इन्होंने उत्तर भारत में भी किए और दक्षिण भारत में भी किए। अब ये किस तरीके से किया दोस्तों, आपको जो है ट्रिक के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे जो है पूरे अभियानों का नाम लिखा गया और पूरे अभियानों का क्रम भी लिखा गया है। पहला अभियान जैसे गुजरात अभियान, दूसरा रणथंबोर, तीसरा मेवाड़, चित्तौड़, मालवा, सिवाना और जालौर, ये उत्तर भारत के हो गए। और इधर दक्षिण भारत के हो गए देवगिरी, वारंगल, होयसल और पांडे। तो दोस्तों इनके बारे में हमने डिस्कस तो कर ही लिया है। अब इनको बस को किस तरीके से याद रखना है, आपको इसकी ट्रिक बता रहे हैं। और ट्रिक के माध्यम से मुझे लगता है कि आपको अभी तक तो जो भी आपका कॉन्सेप्ट समझ में आएगा उसकी वजह से भी आपको याद रह जाएगा। अगर फिर भी आपको नहीं याद रह रहा है और फिर भी आपकी क्रोनोलॉजी नहीं बन पा रही है माइंड में, तो इस ट्रिक के माध्यम से आपकी क्रोनोलॉजी बन जाएगी। तो उत्तर भारत को किस तरीके से याद रखना है आपको, इसको बस याद रखने के लिए आपको बस एक ट्रिक याद रखना है दोस्तों, गुजरात के रण में मासी को जलाया। तो इसको किस तरीके से अप्लाई करना है दोस्तों, गुजरात के रण में मासी को जलाया। तो पहला अभियान हमारा गुजरात से गुजरात हो गया, रण से हमारा रणथंबोर हो गया, में से मतलब गुजरात के रण में से हमारा मेवाड़ जो चित्तौड़ के अंतर्गत आता है। इसके गुजरात के रण में तो हो गया। अब मासी से हमको किस तरीके से रिलेट करना है, माँ से हमारा मालवा और सी से हमारा सिवाना और जलाया से हमारा जालोर। तो गुजरात के रण में माँ सी को जलाया। तो इस तरीके से आपको जो है उत्तर भारत के सारे अभियान आपके क्लियर हैं। अब दोस्तों होता क्या है, अब आपका दक्षिण अभियान आपको मिलाना है। दक्षिण अभियान किस तरीके से याद रखना है आपको, पहला आपका देवगिरी, दूसरा वारंगल, तीसरा आपका होयसल और चौथा आपका पांडे। तो आपको बस इतना याद रखना है, देवासल पांडे। तो दे से हमारा देवगिरी हो गया, वहाँ से आपका वारंगल हो गया, सल से आपका होयसल हो गया और पांडे से आपका पांडे हो गया। तो दे से देवगिरी, वहाँ से आपका वारंगल, सल से आपका होयसल और पांडे से आपका पांडे। तो देवासल पांडे, ये आपके दोनों ट्रिक से आपके जो है 10 अभियान आपके क्लियर हैं। तो पहला अभियान आपको गुजरात का, ये उत्तर भारत का अभियान किस तरीके से याद रखना है, गुजरात के रण में मासी को जलाया। और दक्षिण अभियान के लिए देवासल पांडे। और दोस्तों ये तो आपके हो गए। अगर किस तरीके से आपको अगर मिक्स करके अगर पूछ लिया जाए तो उस तरीके से आपको मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपसे उत्तर भारत और दक्षिण भारत के अगर मिक्स करके पूछ लिया तो उसको किस तरीके से याद रखना है, ये थोड़ा सा बस आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा हमारा, मुझे लगता है ये समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों मालवा के अभियान के बाद से ही आपके मिक्स करके पूछा जाता है। कहने का मतलब 305 के बाद ही 307 आता है। तो इस तरीके से जो है मालवा के बाद के अभियानों को मिक्स करके पूछ लिया जाता है कभी कभी एग्जामों के अंदर। तो मालवा देवी, तो आपको किस तरीके से याद रखना है दोस्तों, मालवा देवी तो हो गया आपका क्रोनोलॉजी में, मतलब पहले मालवा फिर देवी। फिर उसके बाद दोस्तों सिवाना याद रखना है। तो ओनली बस मालवा देवी हो गया। तो मालवा देवी से आपका पहला मालवा फिर देवीगिरी हो गया। अब सिवाना में क्या याद रखना है आपको, सी से आपका सिवाना हो गया और वाह जो आ रहा है सी वाह से आपको वारंगल हो गया। अब वारंगल तो हो गया दोस्तों। अब इसके बाद होता क्या दोस्तों, आपको सिवाना से सिवाना हो गया, वहाँ से वारंगल हो गया और वारंगल के ही पीछे आपको गल लिखा हुआ है और गल से आपका होयसल है, गल सल। तो इस तरीके से आपको जैसे आपका वारंगल होगा उसके बाद होयसल होगा। अब होयसल भी हो गया आपका, गल सल होयसल। अब होयसल के बाद आपका जो है पांडे भी हो रहा है और जालोर भी हो रहा है। तो ये दोनों तो सेम डेट के हैं, तो इसको आपको किसी भी तरीके से आप रिलेट कर सकते हो। तो इस तरीके से भी आपको याद रखना है, मालवा देवी, सी से सिवाना और वहाँ से वारंगल और गल हो गया तो फिर सल हो गया, गल से सल मतलब पहले गा आएगा फिर सा आएगा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, पहले गा फिर सा। ये आपको अच्छी तरीके से याद है कि पहले गा आएगा फिर सा आएगा। तो पहले वारंगल फिर होयसल, तो फिर होयसल के बाद फिर पांडे और जालोर। इस तरीके से आपको याद रखना है। तो मुझे लगता है दोस्तों सारे अभियान भी आपके क्लियर हैं और क्रोनोलॉजी भी आपकी क्लियर हो गई होगी और इस तरीके से सारी चीज़ें आपकी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अगर आपको वीडियो अगर आपको पसंद आया है, अच्छा लगा है और आपको कुछ नया कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को जो है शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और कमेंट्स करें किस तरीके से आपको क्या चीज़ें समझ में आई है। और अगर आपको फिर भी अगर कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई है, किसी तरीके का कोई डाउट है तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, इतिहास का किला के नाम से आप सर्च कर सकते हो टेलीग्राम के ऊपर, जहां आपको कई सारे इतिहास से रिलेटेड कंटेंट मिल जाएंगे, क्यूज़ मिल जाएंगी,
पोल्स मिल जाएंगे और कई सारी बुक्स के जो PDF है वहाँ पे अवेलेबल है, आप वहाँ से PDF को प्राप्त कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी वो सारी चीज़ें। और दोस्तों, इसी तरीके के आने वाली वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले, जिससे आने वाली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन बराबर आपसे मिलती रहे। और दोस्तों, कई सारी वीडियो जो हमारे चैनल जो यूट्यूब चैनल पर डली हुई है उनको देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाके आप उन सभी वीडियो को देख सकते हो। और दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे आपको आने वाली वीडियो आपको बराबर मिलती रहे। क्योंकि इसी चैनल पे जो थोड़ा समय का अभाव है, मगर जैसे ही फ्री होंगे उसके बाद पूरा हिस्ट्री का जो 0 से लेके पूरी 1947 तक की जितनी भी क्लास हैं, सारी पूरी हिस्ट्री की क्लासेस सीक्वेंस के साथ करवाई जाएंगी। मगर अभी जो है एग्ज़ाम टाइम चल रहा है, तो इसके लिए आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक ये सारे कवर करवाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, बस इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।